एमपी एक्सप्रेस में सबसे पहले बात उस खबर की जो कि राहत लेकर आई है। जी हां, कोरोना को लेकर ये खबर सामने आई है। एमपी में नए केस लगातार घट रहे हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए केस 1000 से कम आए हैं। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के सिर्फ 991 नए मरीज मिले हैं। 33 जिलों में 10 से भी कम लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इंदौर में 338, भोपाल में 191 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अलीराजपुर में एक भी केस नहीं मिला। भिंड, हरदा और मंडला में सिर्फ एक ही नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.2% हो गया है। बीते 24 घंटे में 3113 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 46 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में 17,136 केस एक्टिव हैं। और एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए परीक्षा न कराने का फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज ने यह भी बताया कि रिजल्ट किस आधार पर तैयार होंगे, इसको लेकर मंत्रियों की कमेटी बना दी गई है। साथ ही साथ जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं या फिर जो दिए गए नंबर्स से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें बाद में परीक्षा दिए जाने का विकल्प दिया जाएगा। एमपी में 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। आपको मालूम है कि सीबीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और अब एमपी में 12वीं बोर्ड को लेकर भी फैसला लिया गया है कि ये परीक्षाएं भी नहीं होंगी। देश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। 12वीं की परीक्षा को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक विद्यार्थियों के जीवन को सुरक्षा रखने की दृष्टि से निर्णय किया, उसका हमने समर्थन किया है। और उसी स्तर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने भी यही निर्णय किया है कि भारत सरकार का निर्णय सबसे अच्छा निर्णय है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी अभी एकदम कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं और इसलिए हमने भी उसी मार्ग पर जाने का निर्णय। 31 मई को शिवराज सरकार ने फैसला लिया, प्रदेश 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होगा। 1 जून को पाबंदियों और रियायतों के बीच शहर अनलॉक भी हो गया, लेकिन उसके साथ ही जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को। भोपाल, शिवपुरी और शाजापुर की तस्वीरें हैं। शिवपुरी में सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनलॉक के पहले ही दिन शिवपुरी सब्जी मंडी में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। सब्जी फल खरीदने के लिए मंडी में भारी भीड़ उमड़ी। शाजापुर जिला मुख्यालय में भी इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में किसान बीज निगम के भंडार गृह पर पहुंच गए और बीज नहीं मिलने पर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। अब हम आपको पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की भी दिखा रहे हैं, इसको भी जरा ध्यान से देखेगा। 500 दुकानों को गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के कारण यहां पर सील कर दिया गया। कोरोना महामारी के बीच कई तरह के अंधविश्वास की खबरें भी सामने आ रही हैं। राजगढ़ के चाटूखेड़ा गांव से ऐसी खबर सामने आई है, जहां मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो गए। दरअसल किसी ने ये अंधविश्वास फैला दी कि गांव की 2 महिलाओं के शरीर में देव परियां आई हैं और कोरोना को दूर भगा रही हैं। खबर सुनते ही लोगों का हुजूम जुट गया। इन्हीं महिलाओं ने लोगों पर पानी के छींटे मारे और सभी से कहा कि जो भी मंदिर का पानी पिएगा उससे कभी कोरोना नहीं होगा और जिसे कोरोना हो गया वो ठीक हो जाएगा। वही सैकड़ों की संख्या में इस तरह लोगों का जुटना संक्रमण को और भी बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया पर यह खबर भी फैल गई और इसके बाद पुलिस ने अंधविश्वास फैलाने वाले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं।
जैसे ही इसमें सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, डिस्पर्स किया। इसमें जो आयोजन करता है महिला जो इसमें शामिल है उन चारों के विरुद्ध FIR करी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। साथ ही आज सुबह से हमने वहाँ पर एक फिक्स पॉइंट बनाया है जो माइक के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहा है कि इस तरह के अंधविश्वास में यकीन ना करें और अगर इस तरह की कोई भी अंधविश्वास की बातें फैलाता है तो उसके संबंध में सूचना करें जिससे तत्काल उसके विरुद्ध भी FIR की जा सके। इसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं शाजापुर में अनलॉक के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में किसान बीज निगम के भंडार गृह पहुंचे। सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने किसानों को समझाया, जाम खुलवाया। गौर करने वाली बात यह भी है कि 1 जून को भी किसानों में बीज लेने को लेकर खूब धक्का मुक्की हुई थी, तो फिर प्रशासन ने आखिरकार व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया, ये सवाल भी उठने लाजमी है। आधा घंटे में अगर तहसीलदार साहब आ जाते हैं तो ठीक है, रोड जाम इसीलिए करा था कि बीज उनको यहीं से मिल जाए, क्योंकि सुबह से किसान लाइन में लगे थे और ये अभी 11 बजे उनको ये सूचना मिल रही है कि सोसाइटी के माध्यम से वितरण होगा। इस कारण किसानों ने जाम लगाने का प्रयास करा था, पर हमने चर्चा करके और वितरण की प्रक्रिया चालू करा दी। 1 जून से शिवराज सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी, लेकिन लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया, जिन पर कार्रवाई भी हो रही है। कल भोपाल में अनलॉक के तहत 10,000 दुकानें खोली गई थी। 500 दुकानों को गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के कारण सील कर दिया गया। इन दुकानों में कुछ लोगों पर ने मास्क नहीं लगा रखा था, कुछ दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था और इसके बाद प्रशासन ने 500 दुकानों को सील किया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह कहा है कि संक्रमण को निमंत्रण देने वालों पर कार्रवाई जरूर जारी रहेगी। इन पे हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, स्पॉट फाइन की। जो दुकान खोले हुए हैं उनको समझा रहे हैं। काफ़ी लोगों को हमने समझाया, समझाइश भी दी, हमने समझाइश दे के भी छोड़ा है, बट मान नहीं रहे हैं यहाँ पे लोग। तो हम इनकी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। तो बाकी जो ये भीड़ आ रही है हम इनका भी स्पॉट फाइन कर रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, और बाकी सबको इसमें कल 1 तारीख से भोपाल में अनलॉक की कार्रवाई शुरू हुई है। लगभग 10,000 के आसपास दुकानें हैं, जो सेगमेंट्स हैं जो कि खोले गए हैं। उसमें से कल ही कार्रवाई करते हुए 500 ऐसी दुकानें जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था उनको सील करके बंद किया गया है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी कहीं भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उस दुकान को सील किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चल रहे सरकार के किल कोरोना अभियान का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। जिस दौर में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा था, उस दौर में कई गांव कोरोना मुक्त भी हुए। ग्रामीण इलाकों में एक ऐसा कम्युनिटी मॉडल काम कर रहा था जिसने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के प्रयासों को पंख लगा दिए। रायसेन से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, ये नारा पिछले करीब 1.5 साल से आप सुन रहे होंगे। सवाल है कैसे? जिस महामारी के सामने दुनिया की महाशक्तियों के हौसले पस्त हो गए, आखिर उसे कैसे हराया जा सकता है? जवाब जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं रायसेन के छोटे से गांव कीरतपुर। सिलवानी तहसील के कीरतपुर गांव में एक समय कोरोना के 14 पॉजिटिव मामले सामने आए। लेकिन अब कीरतपुर पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। ये मुमकिन हुआ प्रशासन की तैयारियों और ग्रामीणों के सहयोग से। ये सब टीम है, इसने मेहनत की, उनके घर पहुंचे, वो घर पहुंचकर उनको समझाया, हैंड सैनिटाइजर के लिए बोला, होम आइसोलेशन के लिए बोला। घर में ही क्वारंटीन उनकी एक अलग व्यवस्था हो जाती थी और जरूरत पड़ने पे अपना क्वारंटीन सेंटर यहाँ पे बना हुआ है। कहना गलत नहीं होगा कि कीरतपुर ने कोरोना से जंग जीतकर देश के सामने आपसी सहयोग का एक ऐसा मॉडल पेश किया है
जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता से लोगों तक उपचार पहुंचाया। प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो वहीं गांव वालों ने कोरोना को हराने के लिए सीएम शिवराज के दिए मंत्र को फॉलो किया। सभी विभागों का जो मैदानी अमला था वो सब शामिल था, साथ में जनप्रतिनिधि और आम लोग भी शामिल थे। जन सहभागिता के माध्यम से ग्राम के लोगों ने खुद ही सेल्फ अवेयर होकर लोगों को जागरूक किया, मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। जो भी पॉजिटिव केस आता था उनके बारे में तुरंत हमको सूचना प्राप्त हो जाती थी। कोरोना से जंग में गांव के बुजुर्ग भी युवाओं के साथ उसी ऊर्जा के साथ खड़े दिखाई दिए। जागरूकता के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। सभी की कोशिशों का ही नतीजा रहा कि मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक कोरोना से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का सभी घरों में सख्ती से पालन किया गया। अच्छे से रहे हम दूर दूर और मास्क भी लगा रहे, हर कोई आओ ने हम किसी घर गए। सरकार कोई भी हो इतनी बड़ी त्रासदी को अकेले नहीं संभाल सकती। लोगों की जागरूकता और जन भागीदारी संकट से निकलने की राह को आसान बना देती है और कीरतपुर गांव ने इस बात को साबित कर दिखाया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, रायसेन। इधर धार में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा के गच्चा दिप्ती आचार्य ऋषभ चंद्र सूरी जी महाराज साहब का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थे और इंदौर में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहनखेड़ा ट्रस्ट ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। बताते चले आपको कि आचार्य ऋषभ चंद्र सूरी जी महाराज साहिब का आज ही जन्मदिन भी था। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ पर उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश दुनिया में उनके बड़ी संख्या में अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये एक बड़ी क्षति है। बहुत दुखद खबर ये सामने आई है। कमल मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कमल, जाहिर तौर पर एक बेहद दुखद ये खबर सामने आई है। फिलहाल इसको लेकर वहां पर जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, किस तरीके से महाराज जी को याद कर रहे हैं? देखिए प्रिया, ये बहुत बड़ी दुखद खबर है और मोहनखेड़ा ट्रस्ट की जो अंतर्राष्ट्रीय गच्छाधिपति थे उनका आज देर रात 1:30 बजे के करीब निधन हो गया है। कल उनकी रिपोर्ट जरूर कोरोना नेगेटिव आ गई थी, परंतु जो डॉक्टर्स का पैनल था उन्होंने कहा था कि इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता है। लिहाजा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। करीब 6 सदस्यीय टीम थी और उन्हें हैदराबाद भी टेस्ट करने की बात चल रही थी, परंतु देर रात उन्होंने आज अंतिम सांस ली। और मोहनखेड़ा ट्रस्ट जो उनके अनुयायी है, जो जैन धर्म के लोग हैं, उनका जमावड़ा शुरू हो चुका है और तकरीबन आधे घंटे के बाद यानी कि सही समय 7:30 बजे उनका जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, मोहनखेड़ा पहुंच जाएगा और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज दर्शनार्थ उनका जो शव है उसको यहाँ पर रखा जाएगा और जो उनके अनुयायी है, जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उनका जो उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। एक बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आई क्योंकि देश दुनिया में जगह जगह पर इनके अनुयायी है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े लोग भी इनके अनुयायी थे, इनके मानने वाले थे, इनसे आशीर्वाद लेते थे। खास करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा किस्सा यहाँ पर सुनाया जाता है। खुद मुख्यमंत्री ने भी दीक्षांत समारोह में यहाँ पर 2018 में सुनाया था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे जी। उस समय भी इनसे आशीर्वाद लेने के बाद 1 महीने के बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद जो है मिला था, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से इनसे जुड़े हुए थे, समय समय पर इनका आशीर्वाद लेते रहते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए भी एक क्षति होगी। हालांकि थोड़ी बहुत देर के बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जी। और बड़ी संख्या में लोग जो है दुख व्यक्त कर रहे हैं आसपास क्षेत्र में और खास करके मोहनखेड़ा तीर्थ से जो लोग जुड़े हुए, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, तो लगातार शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि एक जो धूमकेतु था, चमकता हुआ सितारा था, जिन्होंने मानव सेवा के सच्चे अर्थों को बताया था, उन्होंने आज अंतिम सांस ले ली। और इनकी प्रेरक लाइन ही रहती थी प्रिया, इनका कहना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लिहाजा इनके द्वारा जब से गच्छाधिपति इनको बनाया गया था तब से लगातार मानव की सेवा की जा रही थी और लगातार ऐसे हितकर के कार्य किए जा रहे थे। और खासकर मोहनखेड़ा में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर जो बनाया गया है, इन्हीं के ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया और पहल की गई थी। शासन को उन्होंने पत्र लिखा था और जिसके बाद कलेक्टर आलोक कुमार सिंह
कोविड प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव यहाँ पर पहुंचे तो और महज 3 दिनों के अंदर ही 300 बेड का अस्पताल जो बनाकर खड़ा कर दिया गया था और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का उपचार किया गया। आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ से ठीक होकर गए, जिसकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी। बिल्कुल कमल, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मानवता की सेवा का संदेश उन्होंने दिया और आप उनके नहीं रहने पर उनकी सीख हमेशा रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में 24 मार्च को करोड़ों की चोरी मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। जितने की चोरी की शिकायत हो गई थी उससे कहीं ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है। खनिज कारोबारी श्रवण कुमार पाठक के मगरेह गांव के फार्म हाउस में दरअसल चोरी हुई थी। उस समय खनिज कारोबारी ने 3 करोड़ कैश और 3 किलो सोने की चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब तक 4 किलो सोना, 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद कर चुकी है। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। 1 दर्जन ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने लूट की राशि बांटी थी। मामले में पुलिस का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखकर खनिज कारोबारी की जांच कराई जाएगी। पुलिस के अनुसार इनकम टैक्स की चोरी की वजह से चोरी की राशि कम बताई गई थी। उससे हमने करीब 3 किलो गोल्ड और कैश बरामद किया था। अभी केस इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उनके पोजीशन से 1 किलो गोल्ड और 7 लाख कैश अभी सीज हुआ है। इस केस में क्योंकि जो लूटेड प्रॉपर्टी 3 kg गोल्ड था और रिकवरी 4 kg गोल्ड की हुई है, जैसा कि आरोपियों ने अपने मेमोरेंडम में कबूल किया है। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संजय इस वक्त जुड़ गए। संजय, इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट सामने आ गया है। चोरी से ज्यादा माल बरामद हुआ है और अब पुलिस इनकम टैक्स की चोरी की वजह से भी चोरी की राशि कम होने की बात कह रही है। निश्चित तौर पे ये मामला 24 मार्च का था जब ये करोड़ों की वहाँ पर लूट हुई थी। उनका जो फार्म हाउस था, पूर्व मंत्री जी ब्रजेंद्र नाथ पाठक थे, उनके जो भाई थे, उनके फार्म हाउस में ये चोरी और लूट की घटना का कारण हुआ था। उस समय जो वहाँ पर श्रवण कुमार पाठक जी थे, उनका जो मगरे गांव में फार्म हाउस था, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें उन्होंने करीब 3 किलो सोना और करोड़ों रुपए का जो नकदी था, 3 करोड़ की नकदी और 3 किलो सोना की लूट लिखाई थी। लेकिन उस समय पुलिस ने इसमें गंभीरता करते कुछ ही दिनों में पूरी चोरी का खुलासा कर लिया था, जिसमें 6 आरोपी पकड़े गए थे और उनसे पूरा सोना जो 3 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए की नकदी तत्काल बरामद हो गई थी। उसके बावजूद भी कुछ आरोपी फरार थे, उनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। जब उन आरोपियों को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है तो उनके पास से 1 किलो सोना और 7 लाख रुपए नगद की राशि और मिली है। इस तरह से कुल मिलाकर जो रिपोर्ट में लिखाया हुआ था जो सोना और नकदी की राशि, उससे भी ज्यादा राशि यहाँ पर बरामद होने की पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में जो फरियादी थे उनका कहना था कि उनको भूलवश उन्होंने 3 किलो सोना लिखा दिया, जबकि हकीकत में कुछ सोना ज्यादा था। बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर की दीवारें मिली हैं। जानकारी ये है कि ये दीवार तकरीबन 2100 साल पुरानी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद संस्कृति विभाग ने भोपाल से पुरातत्व विभाग की 4 सदस्यीय टीम उज्जैन भेजी। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इसकी जांच की है। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर की खुदाई जानकारों की निगरानी में होना चाहिए। वो इसकी रिपोर्ट बनाकर संस्कृति मंत्रालय को भी सौंपेंगे। टीम को लीड कर रहे पुरातत्वीय अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर नीचे दबा है, जो कि उत्तर वाले भाग में है। वहीं दक्षिण की ओर 4 मीटर नीचे दीवार मिली है, जो करीब 2100 साल पुरानी हो सकती है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के लिए पिछले 1 साल से दरअसल खुदाई हो रही है और पिछले साल दिसंबर 2020 में हजारों साल पुराने शिलालेख भी मिले थे। इसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया था। फिलहाल महाकाल मंदिर के अग्रभाग में कंट्रोल रूम के पास खुदाई हो रही है। यहाँ पर खुदाई के दौरान मूर्ति मिली है। पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है और जिस निरीक्षण में जानकारी मिली है कि यहाँ पर 11वीं-12वीं शताब्दी का एक मंदिर था, विशेषकर उत्तर वाले पोर्शन में, जो खुदाई चल रही उसमें, और उसके अवशेष इधर उधर दबे हुए पाए गए हैं, जिसमें स्तंभ खंड हैं, शिखर के भाग हैं, और रथ के भाग हैं, भारवाही कीचक हैं, ये सभी चीज़ें हैं। और तमाम जानकारी के साथ मनोज जैन जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, इसको लेकर फिलहाल वहां पर ताजा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? खुदाई का काम कहां तक पहुंचा है और अब आगे किस तरीके से टीम वहां पर काम कर रही है? इससे महाकाल मंदिर में जिस
स्टोरी प्लान का काम चल रहा है। 500 मीटर के अंदर यहाँ खुदाई हो रही है। इस खुदाई के दौरान पहले भी यहाँ पुराने अवशेष मिले हैं जिन्हें 2100 साल पुराना बताया जा रहा था। अब दूसरी बार फिर खुदाई में अवशेष मिले हैं जिन्हें 1100 साल पुराना बताया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ लगातार खुदाई का कार्य चल रहा है और खुदाई के कार्य में जो पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा भी बार बार इस खुदाई का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह जो अवशेष मिल रहे हैं ये 2100 साल पुराने हैं, उसके बाद के जो अवशेष हैं वो 1100 साल पुराने हैं। तो इस तरह से लगातार महाकाल मंदिर की खुदाई का काम चल रहा है और पुरातत्व विभाग की जो टीम आई थी भोपाल से, उन्होंने जब देखा और उन्होंने निरीक्षण किया तो उनका कहना है कि इस पूरे जो है महाकाल वन जो क्षेत्र है जहाँ खुदाई का कार्य चल रहा है, इसकी खुदाई की जाना चाहिए। इसमें और भी पुराने अवशेष मिल सकते हैं और बहुत ही इसके बराबर लगातार जो है इसका काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर एमपी में 2 महीने के अंदर 3000 लघु उद्योग लगाए जाएंगे। इसको लेकर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बाद एमएसएमई नीति को सरल किया गया है। अब कुछ ही महीने में नए इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो जाएंगे। ये भी कहा उन्होंने कि कोरोना की वजह से चीन का जिस तरीके से विश्व भर में विरोध हो रहा है उससे भारत को फायदा होगा। प्रदेश में सीएम शिवराज के नेतृत्व में अलग अलग उद्योग स्थापित होंगे। पूरे भारत का सबसे पहला हमने तुरंत फर्नीचर क्लस्टर अप्रूव किया, हमने टॉय क्लस्टर अप्रूव किया, हमने फार्मास्यूटिकल क्लस्टर अप्रूव किया, हमने कन्फेक्शनरी क्लस्टर अप्रूव किया, हम होजरी क्लस्टर में जा रहे हैं, हम रेडीमेड क्लस्टर में जा रहे हैं। इन सब की क्लस्टर फॉर्मेशन करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 से 30% कम की जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नई नीति में चाइना को जिस तरीके से घेरा गया पूरी दुनिया के द्वारा, एक पूरा नया मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया पूरी दुनिया में। ऐसे समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश की एमएसएमई मिनिस्ट्री को सपोर्ट देकर उसके चारों विंग को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने का आदेश देना वास्तव में बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोलता है।